Hello friends, how are you? Today we will learn Standard 9 Social Science Chapter number 6. Chapter number 5 हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया हुआ था. अब हम देखेंगे लेसन नंबर 6 वर्ल्ड आफ्टर 1945. 1945 के बाद का हमारा वर्ल्ड यानी विश्व. The page of history are full of innumerable wars fought in ancient India and the world. यानी प्राचीन काल में भारत और विश्व भर में लड़े गए असंख्य युद्धों के विवरण से इतिहास के पृष्ठ में इतिहास के जो पेजेस हैं वह भरे हुए हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे? Yet the most destructive war which will always be remembered in the modern world in the First and the Second World War. उन युद्धों में सदा अविस्मरणीय वैश्विक प्रभाव रखने वाले यानी हम जिन युद्धों को कभी भूल नहीं सकते, जो हमारी लाइफ में हमेशा रहेगी, जिसे हम अविस्मरणीय यानी कि हम कभी भी उसे भूल नहीं पाएंगे. युद्धों में अधिकांश आधुनिक युग के दो महायुद्ध थे. कौन कौन से? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर. ओके. नाउ द लीग ऑफ नेशन वॉज formed with the purpose of establishing permanent peace in the world, but due to certain limitations it failed, and in 1939 World War II broke out. अब इसमें हमें क्या दिया गया है? प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में स्थायी शांति, मतलब जो वर्ल्ड वॉर के कारण जो भी अशांति छाई हुई थी हमारे पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, अब शांति स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो राष्ट्रीय संघ की स्थापना, किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई. लेकिन अपनी कुछ सीमाओं के कारण वह क्या हो गई? निष्फल हो गई. वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाई. किसमें? यस, टेल मी. स्थायी रूप से शांति प्रदान एक बनाए रखने में. कब? ईस्वी सन 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो गया था. ओके. द डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट ऑफ माइंड एंड द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर II pressured human beings to once again make effort for peace and protection of independence. This resulted in the establishment of the United Nations 24 October 1945. अब यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के समय लोगों के मनों में उनकी मनोदशा कैसी हो गई थी? बहुत ही हताश हो गई थी और मानव जाति की शांति बहुत बुरी तरीके से भंग हो चुकी थी. स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयास दोबारा से किए जाने लगे थे. परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र की स्थापना फिर से हुई. कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में. ओके. अब हम हमारा सेकंड पॉइंट देखेंगे. क्या है? द यूनाइटेड नेशन कैरेक्टर. संयुक्त राष्ट्र के जो दस्तावेज थे वो. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? द यूनाइटेड नेशन कैरेक्टर स्टार्ट्स विद द preamble and it explains the goals of United Nations. Below given are the goals. संयुक्त राष्ट्र के जो दस्तावेज थे वह आरंभ में प्रस्तावना से स्टार्ट किए जाए. हम कोई भी चीज़, किसी भी दस्तावेज को हम कभी भी दर्शाते हैं या हम सभी ने देखा हुआ तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्रस्तावना से. फिर उसके बाद उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य भी दर्शाए गए थे. ये उद्देश्य नीचे बताए गए हैं. ओके. अब हम इसके उद्देश्य देखेंगे. टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना. फॉर दिस टू टेक इफेक्टिव एंड कलेक्टिव measure to prevent or eliminate anything that would disrupt peace and suppress acts of aggression.
resolve every international dispute by peaceful means। अब इसमें क्या बताया गया है? अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना तो करना है, लेकिन शांति बनाए रखने के बीच में उसके अवरोधक तत्व भी तो रहेंगे। तो उस अवरोधक तत्वों को रोकना या दूर करना तथा आक्रमण या शांति भंग के कृत्य को दबाने के लिए प्रभावकारी एक सामूहिक कदम हमें उठाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का शांतिपूर्ण उपायों द्वारा हल निकालना। अब राष्ट्र में तो ऑलरेडी फाइट्स हो रही हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय तरीके से भी कभी कभी झगड़े हो रहते हैं, लेकिन उसके भी हमें उपाय ढूंढने पड़ेंगे। अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वह हम पढ़ेंगे। डेवलपिंग फ्रेंडली relations between the state and taking all appropriate steps to maintain world peace। आत्मनिर्णय तथा समान अधिकार के कारण आत्मनिर्णय तथा समान अधिकार के आधार पर दो राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को विकसित बनाना था दो राष्ट्रों के बीच में, तथा विश्व शांति बनाए रखने के लिए जितने भी उसके उचित जो भी कदम थे यानी स्टेप्स थे वह उठाना पड़ा था हमें। अब थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया गया है वह भी हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड विद द इंटरवेंशन ऑफ United Nations, and human rights as well as basic freedom should be dismantled irrespective of caste, language, gender और religion। अब थर्ड में क्या दिया हुआ है हमें? इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक, कल्चरल प्रोग्राम्स यानी सांस्कृतिक जो मानवतावादी समस्या का निराकरण लाने में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना था, तथा जाति, भाषा, लिंग या धार्मिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत स्वतंत्रताओं या मानवाधिकारों के प्रति आदर भाव भी उनमें उत्पन्न करना था। ओके, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। दिस सोसाइटी एक्ट्स एज अ सेंट्रल बॉडी ऑफ bringing harmony between the functions of different nations। Thus, United Nations Charter concluded that dismissal of war and constant argue for peace is the main objective of United Nations। अब फोर्थ पॉइंट में हमें क्या दिया गया है? इन समान ध्येयों को सिद्ध करने के लिए अब हमने 3 पॉइंट में तो देख लिया कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब ये सारे जो ध्येय हैं उसको सिद्ध करने के लिए अलग अलग राष्ट्रों के बीच संवादित लाने वाली केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य भी करना था। अब यह जो 10 यूनाइटेड नेशन कैरेक्टर कंक्लूड्स द डिसमिसल ऑफ वॉर एंड कंसल्स आर्ग्यू ऑफ पीस इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस तरह के जो दस्तावेज से प्रमाणित होता है कि युद्ध को तिलांजलि मतलब एंडिंग जो करना था और चिर शांति यानी कि लाइफ टाइम के लिए जो शांति रखनी थी दीर्घकालीन के लिए कि जंग मतलब उसके प्रति जो संयुक्त राष्ट्र था उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अब इसके बाद का पॉइंट क्या है? ये रहा कोल्ड वॉर 1945-1962 रीजन्स एंड कॉन्सिक्वेंस। अब शांति युद्ध, कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध कब से कब तक चला था? 1945 से 1962। रीजन्स यानी कारण, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। अब हम इसके कारण और परिणाम भी देखेंगे। थॉट द वर्ल्ड वॉर टू गॉट ओवर, द्वितीय विश्व युद्ध का एक तरीके से एंडिंग ही था। इट रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ अमेरिका एंड रशिया एज सुपर पावर वाइल टॉकिंग द प्लेस ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम से इंग्लैंड और फ्रांस जैसी महासत्ताओं से विश्व का नेतृत्व अमेरिका और रूस ने
लिया था। ओके, इन वॉर इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका वेयर टुगेदर, बट रशियन एडमिनिस्ट्रेशन policies created difference and thus America and England separated. अब युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका सभी इकट्ठे हो गए थे, यानी कि सबके साथ हो गए थे। परंतु लेकिन युद्ध पूरा होने के बाद रूस की शासन पद्धति की विचारधारा भिन्न होने के कारण अमेरिका और इंग्लैंड रूस से अलग हो गए। अब देखते हैं, A strong competition between the two superpower. Example, America and Russia to establish supremacy over the world emerged after time period it considered as bipolar world order. Emerged after Second World War. The power was centralized between two poles. Example, America and Russia. Therefore, this time period is considered as bipolar world order. Owing the extremely tense relations between two power blocks, this place is known as the Cold War phase. At various coincidents, both the supreme power almost came into conflict with one another. अब यहाँ पे क्या बताया गया है? अब अमेरिका और जो इंग्लैंड था वह दोनों रूस से अलग हो गए थे। युद्ध के बाद समय ये दोनों सत्ताएं विश्व राजनीति के केंद्र स्थान में रहकर दोनों ने विश्व को अपना सर्वस्व बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयास भी किया था। लेकिन इस अवधि यानी इस टाइम पीरियड के दौरान विश्व में दो सत्ता गुटी और सैन्य गुटी का विभाजित हो गया था। सत्ता के दो ध्रुव यानी अमेरिका, दो पोलर पॉइंट कौन से थे, दो पिलर कौन से थे? अमेरिका और रूस में केंद्रीकरण हुआ। इस अवधि में, इस टाइम पीरियड में द्विमुखी विश्व व्यवस्था अवधि के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? द्विमुखी विश्व व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। विश्व युद्ध के बाद ये जो दो महासत्ताएं थी, कौन कौन सी? अमेरिका और इंग्लैंड की, अमेरिका और रूस की। इन दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण नहीं रहा, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। दोनों गुट के बीच में क्या हो गया? असंतोष वातावरण निर्मित होने लगा। जब यह दोनों कंट्रीज पावर में आ गई तो उन दोनों के बीच की जो एकता थी वह खंडित हो गई। सत्ता के लिए खींचतान और अत्यंत तंग परिस्थिति का निर्माण होने के कारण इस अवधि को शीत युद्ध भी कहा जाता है। अब यह जो दो कंट्रीज थी उसमें खींचतान होने के कारण और अत्यंत तंग परिस्थिति होने के निर्माण से इसे हम क्या कहेंगे? शीत युद्ध की अवधि भी कहेंगे। अब हम देखेंगे हमारा नीचे का पैराग्राफ। ओके, There was a basic change in relation among powerful nations of the world after the World War. द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के मुख्य शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच सत्ता संबंध में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया था। अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, who had once allied and fought against the Nazi Germany and the fascist Italy, emigrated as leader of two rival power blocks and military power. अब नवाजीवादी जर्मनी और फासीवादी इटली के विरुद्ध के मित्र देश के रूप में लड़े और विजयी हुए। कौन? अमेरिका और रूस। दोनों विरोधी सत्ता गुट सैन्य गुट भी बन गए थे। अब ये दोनों शक्तिशाली राष्ट्र बने, लेकिन इनके बीच में क्या था? शीत युद्ध
शुरू हो गया था। Thus the Cold War started between them. Third, Britain and France also had emigrated victorious, yet they lost the status of great powers due to tribal ruinations, cases by the ravage of war and ending of imperialism. Germany, Italy and Japan not only lost the war but lost were ruined economically, politically and militarily. अब इन दोनों राष्ट्रों के बीच में जो शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस के विजयी तो हुए, परंतु युद्ध में बहुत भयंकर नुकसान हुआ, जिसके कारण दोनों महासत्ता के रूप अपना अपना स्थान खो बैठे। युद्ध में हारे हुए जर्मनी, इटली और जापान आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सभी तरीके से बर्बाद हो गए थे। आफ्टर द वॉर द सोवियत यूनियन यानी रशिया कैप्चर्ड द ईस्टर्न एरिया ऑफ जर्मनी एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, Poland, Romania and Bulgaria and the Baltic states. अब ये दोनों हर तरीके से बर्बाद तो हो ही चुके थे। कौन कौन से तरीके से? आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य तरीके से बर्बाद हो चुके थे। युद्ध के पिछले दौर के दौरान सोवियत यूनियन यानी कि रूस, सोवियत यूनियन आपको बोला जाए तो आपको रूस समझ लेना, ओके, ने जर्मनी के पूर्व भाग के अतिरिक्त अन्य पूर्व यूरोप जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया और बाल्टिक राज्य पर अपना सैन्य अधिकार भी जमा लिया हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का हम पढ़ेंगे। दे गेव अवे reign of power to respective communicative parties of those countries. They did this to continue their superiority on these countries during 1945. अब इन देशों में साम्यवादी जो दल थे उसको क्या की गई? सत्ता सौंप दी गई, जिससे उन पर रूस का वर्चस्व हो गया। अब इस अवधि के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान जो रूस था उन्होंने क्या किया था? अणु परीक्षण कब किया था? 1949 के दौरान। नाउ चेंज योर पेज। By concluding a nuclear test, the Soviet Union directly changed the monopolist nuclear powers of America. Meanwhile, democratic system was gradually established in the Western Europe countries that were liberated by British and the American force. अब जो रूस है उसने अणु परीक्षण तो किया हुआ था 1949 के दौरान। यह एकमात्र अणुबम रखने वाले प्रभुत्वशाली सत्ता अमेरिका को चुनौती दी। पश्चिम जो यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप, उसने क्या किया था? जिन देशों को ब्रिटिश अमेरिकी दलों ने मुक्त किया था वहाँ धीरे धीरे अपना शासन स्थापित कर लिया हुआ था। अब हम हमारा देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग आर्मी ग्रुप्स। सैन्य गुट जो थे, सैन्य जो ग्रुप्स था उसे विश्व में बांट दिया गया। अब हम देखेंगे इसके आगे का, ठीक है? इस पॉइंट में क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ डियोलॉजी वॉज natural distrust and sense of doubt on the
intention of the viral group, owing to fear born out of mutual disputing and doubts. Both the powers established their own military bases. अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जो विश्व के जो एक या दूसरे जो देश थे वो एक साथ जुड़ने लगे थे। दो दिशा में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया या वह अपने अपने ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। दोनों सत्ता गुटों के बीच अविश्वास या वातावरण निर्मित हुआ था। इसमें कई सैन्य गुट और निर्मित हो गए, इसमें बहुत सारे मिलिट्री ग्रुप्स भी बन गए थे। अब इसमें क्या है, led and inspired by American Western democratic countries on the North Atlantic Ocean established a military organization NATO. NATO का फुल फॉर्म क्या है? N for North, A for Atlantic, T for Treaty, O for Organizations in April 1949. अब सोवियत संघ और जो साम्यवादी से बचने के लिए अमेरिका की प्रेरणा से उत्तर अटलांटिक जो महासागर है जो उसके किनारे के स्थित जो देश थे यानी कि नाटो नामक एक संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल 1949 में बनाया गया हुआ था। Thereafter, to protect southeastern countries from the onslaughts of the Soviet Union, Communication America and England established one more military organization in 1945. C2, S for South, E for East, A for Asia, T for Treaty, O for Organizations. Okay, अब दक्षिण और पूर्व एशिया के देश की रक्षा के लिए अब अलग से जो सैन्य गुट थे वह बनाए गए थे। अब इसमें कौन से किए गए थे, उसने अपने गुट का क्या नाम लिखा हुआ था? सीटो का फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना ईस्वी सन 1945 के रूप में डेज में की गई थी। ओके, नाउ Russian established a military organization named Warsaw Pact against सीटो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। अब सैन्य संगठन के विरुद्ध रूस ने वॉर्सो संधि, पैक्ट मतलब संधि के नाम से सैनिक संगठन की क्या की थी? रचना की थी। वन मोर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ Treaty Organization or Baghdad Treaty was established in Middle Eastern countries under the leadership and inspiration of England. Here various Arab countries joined CENTO. Later on, America took over its leadership. अब इस संगठन के अल्बानिया, बल्गेरिया और चेकोस्लोवाकिया ये सारी जो थी